हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को पढ़ने के लिए हमें दो मूल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहला फ्लक्स और दूसरा घन कोण। हम प्रीवियस क्लासेस में घन कोण और फ्लक्स दोनों को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। बेटा तो आज स्टार्ट करते हैं, गॉस थ्योरम क्या है। गॉस का प्रमेय लगता है किसी बंद पृष्ठ पर। बंद पृष्ठ किसे कहते हैं? एक पृष्ठ जो सभी ओर से बंद हो। जैसे कि अगर मैं एक पृष्ठ बना लूं कुछ इस तरह का, तो तुम देख रहे हो कि ये पृष्ठ सभी तरफ से बंद है। अगर मैं इसका कोई हिस्सा खोल दूं तो फिर इस पर गॉस का प्रमेय लागू नहीं होता। मतलब एक ऐसा पृष्ठ जो चारों तरफ से बंद है और जिसके अंदर का हिस्सा खुलता नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बंद पृष्ठ। क्योंकि इस पर गॉस का नियम लगता है, इसीलिए हम इसे गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। अब मान लेते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ पर कुल मिलाकर प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश इसका नेट चार्ज है। तो गॉस का प्रमेय कहता है कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अगर विद्युत फ्लक्स देखें, यहाँ से समझ जाओ बल रेखाएं बाहर निकल रही होंगी पॉजिटिव से, कुछ इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई, हम फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई। इस पर उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। गॉस का प्रमेय क्या है? किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब बेटा हम लोग इस प्रमेय को प्रूफ करके देखेंगे। अब गॉस के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए माना एक बंद पृष्ठ है, पृष्ठ कुछ इस तरह का। बेटा इसको तुम नियमित या अनियमित पृष्ठ ले सकते हो, इसे तुम एक गोला भी ले सकते हो और कोई अनियमित पृष्ठ जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है इस तरह का भी ले सकते हो। इस पृष्ठ का नाम क्या ले लेते हैं? S। इस पर मान लेते हैं एक बिंदु है O, जिस पर प्लस Q आवेश है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इस अनियमित पृष्ठ के बाह्य पृष्ठ पर एक बिंदु ले लेते हैं, क्या? P। अब अगर हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें इस बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा? E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r²। बेटा हम इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब हम क्या कल्पना करते हैं कि बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ है, एक छोटा सा पृष्ठ है। अल्प पृष्ठ मतलब एक छोटा सा पृष्ठ। पृष्ठ का नाम क्या ले लेते हैं? DS। पृष्ठ की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। तो पृष्ठ की दिशा किस ओर होगी? पृष्ठ के अभिलंब की ओर, कुछ इस तरह से। ये होगा DS का डायरेक्शन। E का डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? O से P की दिशा में, कुछ इस तरह। ये होगा E का डायरेक्शन। अब E और P के बीच का कोण हम क्या ले लेते हैं? थीटा। ये एंगल हम ले लेते हैं थीटा। तब अगर हम उस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें, अल्प पृष्ठ DS से गुजरने वाला अल्प फ्लक्स। अब पृष्ठ अल्प है तो फ्लक्स भी अल्प होगा। फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करेंगे? यहाँ d फाई। अगर पूरा फ्लक्स होता तो फाई से प्रदर्शित करते, अभी किससे प्रदर्शित करेंगे? d फाई से। d फाई बराबर होगा E इंटू DS इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं,
इसको ले लेते हैं समीकरण क्रमांक 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिख लें। समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं ई का मान समीकरण 2 में। बेटा क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल्स टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस कॉस थीटा। हम क्या करते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख देते हैं कुछ इस तरह। डी फाई इज इक्वल्स टू होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जिन लोगों ने भी पिछला क्लास अच्छे से पढ़ा है उन्हें पता है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, डी ओमेगा, मतलब घन कोण के। अब घन कोण को अगर हम चित्र में ढूंढें कहाँ मिलेगा, पृष्ठ द्वारा बिंदु पर अंतरित कोण। यह है बिंदु O पर पृष्ठ द्वारा अंतरित घन कोण कुछ इस तरह का होगा। ये घन कोण होगा डी ओमेगा। हम जानते हैं डी ओमेगा बराबर होता है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ रख देंगे डी फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ये तो आया अल्प पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम ये है अल्प पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना चाहें तो लिख सकते हैं अतः संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स कितना आएगा, वो अल्प पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स का समाकलन होगा। फाई इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। अच्छा बेटा हम लोग डी फाई का वैल्यू रख देते हैं, क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। क्यू आवेश जो है वो पृष्ठ के अंदर नियत है, हम आवेश संरक्षण का नियम भी पढ़ते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, हम जानते हैं उसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। अगर हम इस पूरी राशि को समाकलन से बाहर निकाल लें क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। बेटा घन कोण का संपूर्ण मान हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। क्या होता है घन कोण का संपूर्ण मान, डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई। अगर हम यहाँ रख देते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, तो हमको क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा और हम देखते हैं कि हमें फाई का वैल्यू मिल जाएगा Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। और इस तरह हम गॉस के प्रमेय को सिद्ध कर लेते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे दो इंटरेस्टिंग टॉपिक, धनात्मक या ऋणात्मक फ्लक्स किसे कहते हैं, है ना। तो धनात्मक फ्लक्स की बात करते हैं, धनात्मक फ्लक्स। अब इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर कितना आवेश है, +q। तो इसका फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू +q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट गॉस के प्रमेय के हिसाब से। तो फ्लक्स धनात्मक आ रहा है। अगर तुम इसको इस तरह सोचो कि यहाँ से बल रेखाएं क्या हो रही हैं, तो बाहर निकल रही हैं ऐसे, तो हम यहाँ से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी पृष्ठ से बाहर निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो किसी पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे, धनात्मक फ्लक्स। अगर इसी तरह हम ऋणात्मक फ्लक्स को डिस्कस करें
क्या होगा ऋणात्मक फ्लक्स। तो एक पृष्ठ ले लो और उस पर मान लेते हैं कितना चार्ज है, -q। तो उससे जुड़ा फ्लक्स क्या होगा, phi इज इक्वल्स टू -q इंटू 1/ε0। अभी देखो फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है, पर ध्यान रखें क्योंकि चार्ज नेगेटिव है इसीलिए इस पर बल रेखाएं चारों ओर से अंदर की ओर आएंगी, कुछ इस तरह से। तो हम क्या बोल सकते हैं, किसी पृष्ठ पर अंदर आने वाली, अभिलंबवत अंदर आने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक फ्लक्स। अब बेटा हम लोगों को इस चैप्टर में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेरिवेशन डिस्कस करने हैं जिन्हें हम लोग गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं। अब गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोगों को पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा जिसे कहते हैं आवेश घनत्व। आवेश घनत्व। अब अगर हम लोग नॉर्मली घनत्व की बात करें तो घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को होने के लिए आयतन की जरूरत होती है, बट आवेश जरूरी नहीं है कि उसके लिए आयतन की जरूरत हो। वह रेखा पर भी उपस्थित हो सकता है, वह पृष्ठ पर भी उपस्थित हो सकता है और वह आयतन पर भी उपस्थित हो सकता है। अभी इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि एक रेखा चालक है, एक चालक है, एक पतला सा धागा ले लो, रेखा चालक, इस पर आवेश है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आवेश तुम सोच सकते हो। तो ऐसे किसी चालक पर अगर मैं आवेश घनत्व लिखूंगा तो वो कौन सा लिखूंगा, रेखीय आवेश घनत्व। कौन सा आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा को कैसे डिफाइन करेंगे, Q/L। क्या होगा, यदि L बराबर 1 हो तो लैम्डा बराबर होगा Q। इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगर वो स्मॉल सेगमेंट हो तो लैम्डा इज इक्वल टू dq/dl भी लिख सकते हैं, बट वो एक ही चीज होगा, चाहे q/l लिखो या dq/dl लिखो। इसी तरह से अगर एक पृष्ठ है और पृष्ठ पर आवेश उपस्थित है कुछ इस तरह से, बेटा मैंने दोनों में पॉजिटिव चार्ज लिया है क्योंकि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज के लिए ही बुक में सॉल्व किया है, बट नेगेटिव चार्ज भी पॉसिबल है। इसके लिए अगर मुझे आवेश घनत्व की आवश्यकता होगी तो हम लिखेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। कौन सा आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q/A। इसी प्रकार अगर किसी आयतन में कोई पात्र है समझ जाओ, और उसमें अगर आयतन में आवेश व्याप्त है ना, कोई ऐसा तुम गोला समझ जाओ और उस गोले में, ये एक वृत्त नहीं है, गोला है समझ जाओ। अगर किसी गोले में कुचालक गोला है, उसमें आवेश इस तरह से व्याप्त है, तो उस केस में अगर मुझे इसका आवेश घनत्व लिखना होगा तो वो होगा आयतन आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर होता है Q/V। हम बोल सकते हैं इकाई आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे यहाँ मैंने L इज इक्वल टू 1 तो लैम्डा इज इक्वल टू Q लिखा, वैसे A इज इक्वल टू 1 तो सिग्मा इज इक्वल टू Q लिख सकते हैं, और V इज इक्वल टू 1 तो रो इज इक्वल टू Q लिख सकते हैं। इस तरह हम ये समझे कि आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व किसे कहते हैं, इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और इसी प्रकार आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो इकाई आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। इसका अगर SI यूनिट लिखें तो क्या लिखेंगे बेटा, कूलम पर मीटर। लैम्डा का SI यूनिट लिखेंगे तो क्या होगा, कूलम पर मीटर। सिग्मा का क्या होगा, सिग्मा का यूनिट लिखेंगे तो कूलम पर मीटर स्क्वायर।
और रो का यूनिट अगर लिखेंगे तो वो क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। इस तरह से हम लोग इनके ऐसा यूनिट्स भी देख सकते हैं। बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है एक समान आवेशित रेखा चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसे डिराइव करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक अनंत लंबाई का अब लंबाई अनंत है तो ऊपर और नीचे हम लोग डैश 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 ले लेते हैं। एक समान आवेशित रेखा चालक है। चालक क्या ले लिया हम लोगों ने, एक्स वाई। इस पर एक समान रूप से कौन सा आवेश है, धनावेश। अब हम लोगों ने इस पर एक समान रूप से कौन सा चार्ज ले लिया, पॉजिटिव। कुछ इस तरह से इसका पृष्ठ आवेश घनत्व हम लोग, इसका रेखीय आवेश घनत्व हम लोग लैम्डा ले लेते हैं। इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, रेखीय आवेश घनत्व कितना है, तो ये है लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपॉन L। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू L, जस्ट टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। इसे हम समीकरण 1 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस रेखा चालक पर एक बिंदु ले लेते हैं O। बिंदु क्या ले लिया बेटा, O। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं P। बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे कि हम लोग के गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग का हेडिंग है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना एक समान आवेशित रेखा चालक के कारण। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु P से होकर जाने वाले एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, r त्रिज्या के बेलन की कल्पना करते हैं। ये जो बेलन है, ये बेलन रेखा आवेश के लिए गाउसियन पृष्ठ के समान कार्य करेगा, क्योंकि वो उसको पूरी तरह से ढक लेगा। अब गॉस का प्रमेय हम लगाएंगे कहाँ पर, जहाँ गॉसियन पृष्ठ है। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया है ना, और इस गॉसियन पृष्ठ बनाने के लिए हम लोगों ने क्या ले लिया, बेलन। अब इसमें कितने पृष्ठ हैं, अगर देखेंगे तो एक पृष्ठ तुम्हें ऊपर दिखाई देगा, ये समतल पृष्ठ। इसको चलो मैं क्या ले लेता हूँ, S1। इसी तरह का एक पृष्ठ नीचे भी है, तुम उसे देख सकते हो, इसको ले लेते हैं हम S3। एक वक्र पृष्ठ है, जो बेलन का पृष्ठ तुम देख पाओगे, वक्र पृष्ठ वो कैसा है, इस तरह का पृष्ठ है, ये तुम देख पाओगे, इस तरह का एक पृष्ठ है। तो यहां पर तुम बेलन का वक्र पृष्ठ देख पाओगे जो कर्व्ड है। तो एक वक्र पृष्ठ है, तो इसमें कितने पृष्ठ हैं, 3। तो गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब अगर मैं इसे फाई ले लूं तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 1, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 2, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई 3। डी फाई 1, डी फाई 2, डी फाई 3 क्या है, यही सोच रहे होगे। अभी बेटा अगर मैं S1 पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ ले लूं, यहां पर एक अल्प पृष्ठ ले लूं, एक छोटा सा पृष्ठ, उसको लिख दूं मैं DS1। ठीक है, तो DS1 से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, डी फाई 1। और इसी तरह का एक अल्प पृष्ठ ले लूं, किस पर, वक्र पृष्ठ पर, इसको लिख लेता हूं DS2। ठीक है, इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, डी फाई 2। इसी तरह एक अल्प पृष्ठ ले लूं मैं S3 पर और इसे ले लूं DS3, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा,
डी फाई 3। अच्छा, अब बेटा एंगल्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ध्यान दें कि पॉजिटिव चार्ज से जो बल रेखाएं हैं वो किस तरह निकलेंगी, अभिलंबवत बाहर की ओर, कुछ इस तरह से। अभी अगर हम DS1 के अभिलंब से इसका एंगल देखें कितना आएगा, तो यहाँ तुम देख पाओगे कि ये 90 डिग्री है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं θ1 = 90 डिग्री। अब अगर दूसरे पृष्ठ DS2 से एक अभिलंब खींचें तो अभिलंब कुछ इस तरह आएगा। यहाँ θ2 0 डिग्री का एंगल बना रहा है और θ3 अगर देखें तो इस पर खींचा गया अभिलंब निकलने वाली बल रेखाओं के साथ पुनः कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, 90 डिग्री। ये भी कितने एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। अब अगर हम लोग dφ1, dφ2 और dφ3 के वैल्यूज निकालें, इसको लिख सकते हैं क्या, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ES1 cos θ1 प्लस ES2 cos θ2 प्लस ES3 cos θ3। बेटा तुम सोच रहे होगे कि E1, E2 और E3 में क्यों नहीं लिखा हूँ। अभी अगर हम रेखा आवेश को देखें तो उस पर एक समान रूप से कौन सा आवेश है, धनावेश, कुछ इस तरह से। अब इससे बाहर निकलने वाली बल रेखाओं के बारे में सोचो। यहाँ से बल रेखा पॉजिटिव से ऐसे बाहर निकलेगी, इससे भी इस तरफ बाहर निकलेगी, इससे भी इस तरफ बाहर निकलेगी। क्या इससे इस तरह बाहर निकल सकती है? हम जानते हैं कि बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो जो अभी मैंने बल रेखा खींची वो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं हो सकेगा। इसका मतलब बल रेखाएं तो केवल बाहर एक ही तरफ निकलेंगी, मतलब बल रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। और अगर बल रेखाएं समांतर हैं तो जहां बल रेखाएं समांतर होती हैं वो कैसा विद्युत क्षेत्र होता है, तुम सबको पता है, वो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। तो अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने रखा है तो फिर उस केस में E1, E2 और E3 तीनों के मान एक ही होंगे, क्योंकि एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा है, इसीलिए उसकी जगह हम लोगों ने क्या रख दिया, E। अच्छा, अब अगर हम लोग θ1, θ2 के मान रखें, हम लिख सकते हैं ES1 cos θ1 का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, प्लस ES2 cos θ2 का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, प्लस ES3 cos θ3 का वैल्यू कितना है, θ3 का वैल्यू 90 डिग्री। हमें पता है cos 90 के वैल्यूज़ क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इस तरह से ये दोनों जो डाटा हैं वो इंटीग्रेट होकर 0 हो जाएंगे, 0 हैं तो 0 हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ हम देखेंगे E कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ, वैसे बेटा मेरे को यहाँ DS1, DS2 और DS3 लिखना चाहिए था, DS2 बच जाएगा, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1। इंटीग्रेशन ऑफ DS2, DS2 क्या है, इस वक्र पृष्ठ का अल्प पृष्ठ है। बेलन का वक्र पृष्ठ तुम सबको याद होगा, 10th में पढ़े थे, फॉर्मूला क्या होता है, 2πRL। तो इस तरह से हम लोगों ने फाई की वैल्यू निकाल ली, कितनी है, फाई इज इक्वल टू आया E इंटू 2πRL। अब अगर हम गॉस के प्रमेय से देखें, गॉस के प्रमेय से हम क्या जानते हैं, फाई इज इक्वल टू होता है Q/ε0। इसको ले सकते हैं समीकरण 3। हम यहाँ कर सकते हैं समीकरण 2 व समीकरण 3 से। अगर ऐसा देखें तो समीकरण 2 में भी फाई है, समीकरण 3 में भी फाई है, LHS में LHS समान है, वाम हस्त पक्ष समान है तो दक्षिण हस्त पक्ष भी समान होगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं E इंटू 2πRL इज इक्वल्स टू Q/ε0। तो इस तरह से E इज इक्वल्स टू आ जाएगा Q/2πRL इंटू ε0। हम चाहें तो समीकरण 1 से Q का मान रख सकते हैं। E इज इक्वल्स टू होगा लैम्डा इंटू L/2πε0R इंटू L।
हम क्या करेंगे, यहाँ से L से L को कैंसिल कर लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फाइनल वैल्यू आएगी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब अगर हम देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस किस पर निर्भर कर रही है बेटा, लैम्डा पर डिपेंड कर रही है, रेखीय आवेश घनत्व पर। 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये किस पर डिपेंड करेगा, R पर, मतलब बिंदु की दूरी पर रेखा आवेश से। ये L से मुक्त है, मतलब रेखा आवेश की लंबाई से मुक्त है, ठीक है, क्योंकि अनंत लंबाई का हम लोगों ने ले रखा है, तो L का कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट में E की निर्भरता भी पूछ सकता है, तो तुम लिख देना कि रेखीय आवेश घनत्व और दूरी पर निर्भर करता है। रेखीय आवेश घनत्व अधिक हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है और दूरी अधिक हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला अनुप्रयोग को डिस्कस किया। होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। बेटा अब गॉस के प्रमेय का अगला अनुप्रयोग है एक समान आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस वाले डेरिवेशन को कैसे डिराइव करेंगे, इसके लिए देखते हैं। मान लेते हैं कि एक समान आवेशित प्लेट है, इस पर एक समान रूप से कौन सा आवेश है, धनावेश, कुछ इस तरह से। बेटा तुम धनावेश की जगह ऋणावेश भी ले सकते हो, बट क्योंकि बुक में धनावेश के लिए सॉल्व किया है तो मैं भी धनावेश के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। इस वाले पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व हम ले लेते हैं, कितना है, सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व हम लोग ले लेते हैं, कितना है, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। अब मान लेते हैं कि एक बिंदु है O इस पृष्ठ पर, इस बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु है P, और बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब इसके लिए अगर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो उसके लिए इस पृष्ठ को किस में रखना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ में। अब इसको अगर तुम्हें समझना है तो तुम क्या करो, चलो ब्रिटानिया मैरीगोल्ड का बिस्किट इमेजिन करो। ब्रिटानिया मैरीगोल्ड के बिस्किट में कैसे एक बिस्किट पूरे के पूरे बेलनाकार बिस्किट के कवर में फंसा होता है, कुछ वैसा ही हम लोग यहाँ करेंगे। सोचो कि यहाँ पर एक बिस्किट है, मतलब एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या ले लेते हैं, A, और अगर मुझे इसे ढकना है तो एक बेलन की जरूरत पड़ेगी जो इसको ढक लेगा। अब उस बेलन को हम लोग यहाँ पर इस तरह से इमेजिन कर लेते हैं कि उसका आधा हिस्सा इस तरफ बाहर निकला हुआ है और शेष आधा हिस्सा इस तरफ बाहर। यहाँ जैसे बिंदु P है, इसके ठीक अपोजिट हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं P डैश, ऐसे एक पॉइंट ले लेते हैं P डैश। यहाँ पर भी हम एक सरफेस ले लेते हैं और यहाँ पर भी एक सरफेस। तो इस तरह से जो बेलन बनेगा P डैश, वो बीच के बिस्किट को, बीच के पृष्ठ को पूरी तरह से ढक लेगा, अतः वह गॉसियन पृष्ठ के समान कार्य करेगा। अब अगर हम लोग इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा बेटा, फाई। अब क्योंकि ये बेलन है तो इसके भी 3 पृष्ठ हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं d फाई 1, d फाई 2, d फाई 3। अब यहाँ जो 3 पृष्ठ हैं, इन तीनों पृष्ठों पर एक एक अल्प पृष्ठ ले लेते हैं। ये एक अल्प पृष्ठ है, इसका अभिलंब इस दिशा में। इस वाले वक्र पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ ले लेते हैं, इसका अभिलंब इस दिशा में। इसको ले लेते हैं ds2, इसको ले लेते हैं ds1। यहाँ पर एक अल्प पृष्ठ ले लेते हैं, इसका अभिलंब इस दिशा में, इसको ले लेते हैं ds3। अब अगर हम धनावेश से निकलने वाली विद्युत बल रेखा देखें तो इस तरफ इस दिशा में निकलेगा,
और इस तरफ इस दिशा में। इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा इस तरफ होगी और इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा उस तरफ। अगर देखें तो पहला पृष्ठ इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 0 डिग्री का। देखो E और DS1 एक दूसरे के समानांतर हैं। दूसरा पृष्ठ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। और तीसरा पृष्ठ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 0 डिग्री का, क्योंकि वो भी क्या है? समांतर है। अब अगर हम लोग ये वैल्यूज यहाँ रख दें तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा EDS1 cos θ1 प्लस EDS2 cos θ2 प्लस EDS3 cos θ3। बेटा रीज़न तुम्हें पता है क्यों E1, E2 और E3 मैंने नहीं लिखा? क्योंकि सारे जो E1, E2 और E3 हैं तीनों का मान समान है, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसीलिए E1, E2 और E3 तीनों के वैल्यूज सेम होंगे, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? E। चलो अगर हम वैल्यूज रख दें तो θ1 EDS1 cos 0 डिग्री प्लस EDS2 cos 90 डिग्री प्लस EDS3 cos 0 डिग्री। अब अगर देखें हम तो यहाँ से क्लियरली हमको ये वाला सेगमेंट जो है वो गायब होता हुआ दिख रहा है। cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो वो खत्म हो जाएगा। E एक समान है, हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। DS1 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, इट बिकम्स 0। E कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ DS2 cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब अगर A अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को ढकना है तो मुझे इस तरफ कितने क्षेत्रफल के पृष्ठ की जरूरत होगी? A, और इधर भी कितने क्षेत्रफल के पृष्ठ की जरूरत होगी? A। जो बिस्किट का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है और जो पैकेट के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है वो लगभग समान होता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। तो बेटा अगर ये E है, DS1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? A, और DS2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? A। तो EA क्या हो जाएगा? 2EA। ये कितना इक्वल्स टू आ गया? 5 इक्वल्स टू। पृष्ठ आवेश घनत्व में अगर एक स्टेप अपन और लिखें, Q इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A। इसको ले लेंगे समीकरण क्रमांक 1, इसको ले लेंगे समीकरण क्रमांक 2। और गॉस के प्रमेय से हम क्या जानते हैं? गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल होगा। 2EA इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें निकालना किसकी वैल्यू है? E की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए डेरिवेशन डिराइव कर रहे हैं, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। हम चाहें तो समीकरण 1 से Q का मान रख सकते हैं। अगर हम समीकरण 1 से Q का मान रख दें तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा इंटू A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब क्लियरली हम देख रहे हैं A से A क्या हो जाएगा? कट जाएगा। E इज इक्वल्स टू होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E किस पर निर्भर करता है? केवल सिग्मा पर। किस पर निर्भर करता है? केवल सिग्मा पर। यह दूरी पर निर्भर नहीं करता। चाहे दूरी कुछ भी हो, R का मान कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो एक समान आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बिंदु P पर इस तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया इस तरफ, तो हम इस तरफ P डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे? माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बस ये डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, अगर उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इसको क्या लूँगा? नेगेटिव।
इस पर बेस्ड कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं बेटा, और साथ ही साथ इसके कुछ अनुप्रयोग भी बचे हुए हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास डिटेल में पढ़ेंगे।